हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 17 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 16 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2K यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस लेखक को आंचलिक कहानियों का गोरकी भी कहा जाता है? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से लेखक हैं जिनको आंचलिक कहानियों का गोरकी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, पानू खोलिया। आंचलिक कहानियों का गोरकी कहा जाता है पानू खोलिया को। देखिए, पानू खोलिया का जन्म 13 अक्टूबर 1939 ईस्वी को अल्मोड़ा के देवली गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत के 6-8वें दशक के सृजकों में पानू खोलिया का विशिष्ट स्थान है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पर्वत को गण पर्वत एवं रजतगिरी भी कहा जाता है? गण पर्वत एवं रजतगिरी भी कहा जाता है कैलाश पर्वत को। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कैलाश पर्वत जो है ये आपका तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत है तिब्बत में। इसके निकट ही एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील स्थित है कैलाश पर्वत के निकट ही। मानसरोवर झील से राक्षस ताल जुड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा, राक्षस ताल जो है ये किस झील से जुड़ी हुई है? मानसरोवर झील से जुड़ी हुई है और यहीं से सतलज नदी निकलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहीं से होता है। राक्षस ताल से ही सतलज नदी का उद्गम होता है और यहीं देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। तिब्बत में ही है आपका कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील भी यही है, तो यहीं जाती है आपकी मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो लगभग 40 दिनों तक चलती है। और कब चलती है? जून से लेकर सितंबर माह के बीच ये यात्रा होती है। देखिए, इंद्रकील पर्वत की बात करते हैं। इंद्रकील पर्वत है आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी में स्थित है इंद्रकील पर्वत। उत्तरकाशी के केदार घाट में स्थित है इंद्रकील पर्वत। नंदा देवी पर्वत जो है ये आपके चमोली में स्थित है और जेलंग पर्वत जो है ये है उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। तो ये सारे पर्वत आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ किया गया 2016 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, 27 दिसंबर 2016 को चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना था। देखिए, चार धाम योजना जो है इसके तहत 12,000 करोड़ की रुपए की राशि जो है ये स्वीकृत हुई थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है? तो आपको बताना है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 243D। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत में पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ ये
ईस्वी से हुआ। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, ध्यान रखिएगा, नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ इसका प्रारंभ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो ये था आपका 73वां संविधान संशोधन 1993। देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। 1994 ईस्वी में पंचायती राज संवैधानिक निकाय के रूप में लागू हुआ। पंचायती जो है ये राज्य संवैधानिक निकाय के रूप में लागू हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। तो देखिए, आपको बताना है कि चंद वंश का ऐसा पहला कौन सा शासक था जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंटें जो है ये अर्पित करने गया था। तो ये शासक था ज्ञानचंद। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? गरुड़ की उपाधि जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ज्ञानचंद को दी गई थी। देखिए, इसने फिरोज शाह तुगलक जो है इसने गरुड़ ज्ञानचंद को तराई का क्षेत्र भी सौंप दिया था। ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है आयोग द्वारा कि कौन सा ऐसा पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। तो ये था गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद 29वां चंद शासक था। गोवासा ताम्रपत्र का संबंध गरुड़ ज्ञानचंद है। किस ताम्रपत्र का संबंध ज्ञानचंद से है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये ताम्रपत्र है गोवासा नामक ताम्रपत्र, जिसका संबंध है ज्ञानचंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी जागरों में जिया रानी को क्या कहा जाता है? देखिए, कत्यूरी जागरों में जिया रानी को कहा जाता है पिंगला। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। और इनके बचपन का जो नाम था ये था मौला देवी। नोट डाउन कीजिएगा, आयोग द्वारा पूछा जाता है, बचपन का नाम पूछा जाएगा इनका, तो आपको पता होना चाहिए। मौला देवी इनके बचपन का नाम था। देखिए, इनका उपनाम जो था ये था पिंगला या फ्योला जिया रानी के उपनाम थे। और कत्यूरी जागरों में पिंगला इनको कहा जाता था। देखिए, जिया रानी जो है ये कत्यूरी शासक प्रीतम देव या पिथौरा शाही की दूसरी पत्नी थी। पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जो है ये जिया रानी पड़ा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका नाम मौला देवी से जिया रानी क्यों पड़ा, क्योंकि ये पिथौरागढ़ की राजमाता थी और राजमाता होने के नाते इनका नाम मौला देवी से जिया रानी पड़ा था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिया रानी जो है इनका समाधि स्थल कहाँ पे है, समाधि कहाँ पे है? तो देखिए, रानी बाग के चित्रशिला घाट में जिया रानी की समाधि है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जो आदेश है ये जारी हुआ था 1932 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुंती वर्मा का जन्म जो है ये 1906 ईस्वी में अल्मोड़ा नगर में हुआ था। 1906 ईस्वी में इनका जन्म अल्मोड़ा नगर में हुआ। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की। देखिए, सन 1932 में ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया।
और कई बार ये जेल भी गई। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? इनमें से आपको बताना है, तो जिनको आंसर आ रहा है कमेंट कीजिएगा। उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, यशोधर मठपाल, इनका जन्म हुआ था 1939 ईस्वी को अल्मोड़ा के नौला नामक ग्राम में। नौला नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ, अल्मोड़ा में स्थित है ये नौला गांव। राष्ट्रीय, देखिए जो आपके यशोधर मठपाल है, इन्होंने 1983 ईस्वी में भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की इन्होंने स्थापना की। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना इन्होंने की, यशोधर मठपाल ने। कब की? 1983 में। और कहाँ पर की ये भी पता होना चाहिए। तो ये लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल में है और इसकी स्थापना इन्होंने भीमताल में ही की। प्रागैतिहासिक, पुरातत्व एवं लोक कला संस्कृति पर इन्होंने 19 मौलिक पुस्तकों का सृजन किया था। देखिए, इसके अलावा पेटशाल और फड़कानौली, पेटशाल और फड़कानौली, आपने ये प्रागैतिहासिक स्थल पढ़े होंगे, फड़कानौली और पेटशाल, इसकी खोज भी यशोधर मठपाल ने ही की थी। देखिए, पेटशाल की खोज की थी यशोधर मठपाल ने, कब? 1989 को। और फड़कानौली की खोज की थी इन्होंने 1985 ईस्वी में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए। और 2005 में, देखिए 2005 में इन्हें अवार्ड भी मिला है। तो कौन सा अवार्ड मिला है, जल्दी से बताइए, आपको आ रहा है इसका आंसर। तो 2005 में यशोधर मठपाल जो है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गाइस, कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं विद डिटेल। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो आप सुबह की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 10 बजे आपको डेली उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चमोली जिले में नागनाथ क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? देखिए, चमोली का जिले का जो नागनाथ क्षेत्र है, ये प्रसिद्ध है तांबे के उत्पादन के लिए। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए, चमोली जिले का मोहनखाल और पोखरी क्षेत्र, मोहनखाल और पोखरी क्षेत्र भी, यहाँ पर भी तांबा का उत्पादन होता है। ये तांबा पाया जाता है मोहनखाल और पोखरी क्षेत्र में, और नागनाथ क्षेत्र तो इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए, चमोली के पोखरी व मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। चमोली के ही पोखरी एवं मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। राज्य में सर्वप्रथम चमोली जिले के रूपगंगा घाटी में किसकी खोज हुई थी? एक खनिज की खोज हुई थी जिसका नाम है गंधक। राज्य में सर्वप्रथम चमोली जिले के रूपगंगा घाटी में गंधक की खोज हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। कब हुई थी ये भी पता होना चाहिए। 1957 में गंधक की खोज हुई थी आपके चमोली जिले के रूपगंगा घाटी में। देखिए, डोलामाइट जो है ये चमोली के पीपल कोटी नामक स्थान में आपका डोलामाइट पाया जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना नैनीताल में कब हुई? श्री हरि कीर्तन सभा, ये है आपका कहाँ पे? नैनीताल जनपद में, नैनीताल जनपद में स्थित है ये सभा, और इसकी स्थापना होती है 1940 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, इसके अलावा एक और सभा है नैनीताल में, कौन सी सभा बताइए जल्दी से? ये सभा है श्री राम सेवक सभा। श्री राम सेवक सभा भी है
नैनीताल जनपद में ही इसकी स्थापना होती है, और कब होती है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो 1918 में इसकी स्थापना होती है श्री राम सेवक सभा की। तो दोनों सभाएं याद रखिएगा, श्री हरि कीर्तन सभा और श्री राम सेवक सभा, ये दोनों नैनीताल में है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? तो शंकराचार्य जो है इन्होंने बद्रिकाश्रम में एक मूर्ति है, तो आपको ये बताना है कि बद्रिकाश्रम में जो मूर्ति स्थापित है इन्होंने कहाँ से निकाली? तो इन्होंने ये मूर्ति निकाली थी नारद कुंड से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नारद कुंड जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के पास स्थित है। इस नारद कुंड में 8वीं शताब्दी में, देखिए 8वीं शताब्दी में इस नारद कुंड में 8वीं शताब्दी के आसपास आदि गुरु शंकराचार्य ने 1 मीटर लंबी, ध्यान रखिएगा, 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति को निकाला था। इस नारद कुंड से 8वीं शताब्दी के आसपास आदि गुरु शंकराचार्य ने 1 मीटर लंबी शालिग्राम से जो निर्मित थी इस मूर्ति को निकाला था। तो देखिए पंचकुंड स्थित है आपके बद्रीनाथ के पास, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। कितने कुंड हैं बद्रीनाथ के पास? ये हैं पंचकुंड। तो पहला कुंड है आपका तप्त जल कुंड, दूसरा है नारद कुंड, तीसरा है मानुषी कुंड, चौथा है त्रिकोण कुंड, और पांचवा है आपका सत्यपथ कुंड। तो ये सारे कुंड आपको नोट डाउन कर लेने हैं। आयोग द्वारा कुंडों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं गाइस। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस नदी का नाम राठ वाहिनी है? तो आपको बताना है किस नदी का नाम राठ वाहिनी है उत्तराखंड में। तो ये नदी है रामगंगा नदी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए पूर्वी रामगंगा की पहले बात कर लेते हैं। पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा दोनों की बात करेंगे यहाँ पे। तो पहले बात करते हैं पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा नदी जो है ये आपके पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर से निकलती है। पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा नदी। देखिए नामिक ग्लेशियर जो है, इस ग्लेशियर में नमक की मात्रा पाई जाती है, और ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 जो है ये नामिक घाटी पिथौरागढ़ को दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए पश्चिमी रामगंगा की अगर बात करें, पश्चिमी रामगंगा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी रामगंगा नदी जो है ये दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से? दूधातोली श्रृंखला से। पूर्वी रामगंगा तो नामिक ग्लेशियर से निकलती है, पश्चिमी रामगंगा निकलती है दूधातोली श्रृंखला से। दूधातोली श्रृंखला से और कौन सी नदियां निकलती है ये आपको कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए पश्चिमी रामगंगा जो है इनकी सहायक नदी है विरमा, बीनो और गगास नदी। सहायक नदियां हैं विरमा, वीनो और गगास नदियां, ये पश्चिमी रामगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शूरगैन नामक त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो शूरगैन नामक त्योहार जो है ये खस प्रजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए किरात के बाद, आपने किरात प्रजाति पढ़ी होगी, तो किरात के बाद खस प्रजाति जो है ये आई 1885 ईस्वी में। खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया, खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित कर दिया गया 1885 ईस्वी में। खस प्रजाति में घर जमाई रखने की प्रथा होती है, तो वहाँ की जो खस प्रजातियों में ये प्रथा फेमस है, आपको ध्यान में रखना है, घर जमाई रखते हैं ये लोग। इसके अलावा देखिए झटेला प्रथा, झटेला नामक प्रथा भी खसों में व्याप्त है। देखिए खस लोग जो हैं ये अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी पुत्री होती है, सबसे बड़ी लड़की होती है, तो इसको ये अपने मंदिरों में दान कर देते हैं, अपनी पुत्री को मंदिर में जाकर दान में दे देते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ का लालटेन किस साहित्यकार की कृति है?
पहाड़ का लालटेन, ये कृति है देखिए मंगलेश डबराल की। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए मंगलेश डबराल, इनका जन्म होता है 1948 को। कहाँ पर? टिहरी में इनका जन्म हुआ 1948 में। और देखिए 2000 में, सन 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन जो है ये मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इनका क्या है? एक काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह है जो 1981 में आया। 1981 में ये प्रकाशित होता है, पहाड़ पर लालटेन काव्य संग्रह। वर्ष 2001 में, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2001 में आधारशिला पुस्तक से इन्हें सम्मानित किया गया। आधारशिला पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया। आधारशिला नामक पुरस्कार मिला इनको 2001 में। और इनकी मृत्यु हो जाती है सन 2020 में। तो ये अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई 2020 में, 1-2 साल पहले। तो ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा सकता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। 2020 में इनकी मृत्यु हो जाती है मंगलेश डबराल की। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिंगास अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो देखिए दिंगास अभिलेख प्राप्त हुआ है पिथौरागढ़ जनपद से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी जनजाति है कि जिसमें तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। तो ये जनजाति है आपकी थारू जनजाति। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थारूओं की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है, जिसे क्या कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए कि तलाक देने के अधिकार को क्या कहते हैं थारू लोग। तो ये कहते हैं इसे उरारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हैं, इसे उरारी कहा जाता है। तो थारू लोग जो हैं, ये थारू लोगों का विवाह जो है ये कब होता है? माघ या फुलेरा दूज में इनका विवाह होता है। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा महिलाएं होती हैं इनका विवाह भी किया जाता है। देखिए राज्य व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है आपकी थारू जनजाति। इन्हें किरात वंशी माना जाता है, किरात वंशी माना जाता है इन्हें। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमरिया बांध किस नदी पर बना है? तुमरिया बांध बना है फीका नदी पर। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तुमरिया बांध कहाँ पर है? काशीपुर में स्थित है तुमरिया बांध, और ये फीका नदी पर बना है। 1961 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1970 ईस्वी में इसे चालू कर दिया गया। आपका तुमरिया बांध जो है इसको 1970 ईस्वी में चालू कर दिया गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा पोषित जलागम विकास परियोजना का नाम क्या था? तो देखिए विश्व बैंक द्वारा जो पोषित था आपका जलागम विकास परियोजना, इसका नाम था ग्राम्य परियोजना। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनव जवाहर योजना संबंधित है। अभिनव जवाहर योजना जो है ये संबंधित है चारा विकास से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुलोक व पंतनगर में 2 चारा बैंकों की स्थापना की गई। ग्राम्य विकास विभाग जो है ये अभिनव जवाहर योजना के तहत उत्तराखंड चारा विकास परियोजना राज्य के 11 जिलों की एक वन पंचायतों में संचालित है। इसके अलावा देखिए महिलाओं की श्रम बचत के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक चारा बैंक की स्थापना की गई है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति जो है ये हैं आपके रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रस्किन बॉन्ड
इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये कहाँ पर रहते थे? मसूरी में रहते थे। इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश में। देखिए रस्किन बॉन्ड जो हैं ये देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं। इनकी पुस्तक है एक जिसका नाम है रूम ऑन द रूफ। रूम ऑन द रूफ एक पुस्तक है जो 1955 में प्रकाशित हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी एक पुस्तक है रूम ऑन द रूफ जो 1955 में प्रकाशित होती है। 1992 ईस्वी में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया ये भी पता होना चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो इन्हें मिला, लेकिन कब मिला? तो ये मिला है 1992 में। और 2014 में, देखिए 2014 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं गाइस, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।